तो यहाँ पर हम लोग क्रिया पर है। क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ब। अब देखिए वर्ब जो होता है ना, इसमें सबसे पहले इंग्लिश में जो पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और हिंदी में जो पढ़ेंगे दोनों में डिफरेंट होगा, हल्का सा डिफरेंट होगा, लेकिन मतलब वही है जिसके अंत में ना होगा। इंग्लिश में पढ़ेंगे ना तो उसमें पढ़ेंगे कि ना होना चाहिए। यानी अगर हम गो पढ़ें, गो, तो गो का मतलब क्या होता है बताइए, जाना होता है। तो यहाँ पर ना शब्द आना चाहिए, वही क्रिया होता है। जिस कोई भी अगर शब्द ले लीजिए, कोई भी शब्द, और उसमें ना आएगा, अच्छा ठीक है, अब नाना लिख रहे हैं, नाना, तो ये क्रिया होगी क्या, ना तो क्रिया नहीं ना है। तो कहिए कि ना तो शब्द आगे नहीं, मतलब नहीं, वाक्य में ना आना चाहिए। जैसे जाना, खाना, रहना, सोना, पढ़ना, लिखना, बैठना, ना आ रहा है ऐसे। तो ऐसे वाक्य में अगर कोई ना आ रहा है, ना मैंने हम अभी एग्जाम्पल नहीं बता रहे, मतलब आपको समझा रहे कि कैसे होगा। तो किसी भी वाक्य में जैसे ना रहेगा, किसी भी वाक्य में, और उसमें अगर तो वाक्य में पूरा नहीं रहेगा, वाक्य में शब्द में रहेगा किसी में ना, तो किसी भी वाक्य में अगर आपको ना पढ़ने को मिलता है, ना क्या ना, तो उसे समझिएगा क्रिया है। क्या समझेंगे, क्रिया है। जैसे आप एग्जाम्पल समझिए, मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल जाता है, तो जाना, जाता है ना, तो देखिए उसमें जाना है, ना साइलेंट, ना को हटाएगा तो मोहन जाता है, तो जाता माने, अच्छा उसको जगह जाता है तो कहाँ ना है, अरे जाना, खाना, जैसे मोहन खाना खाता है, तो अब खाना खाता है तो खाना है कि खाता है बताइए, मोहन खाना खाता है, जैसे जाता है, रहता है, दौड़ता है, इस तरह से अगर वाक्य है। सिंपल है कि जैसे इसमें देखिए पढ़ रहा है, जैसे इसमें देखिए अली पुस्तक पढ़ रहा है, तो पढ़ रहा है तो मतलब क्या, नो इसमें कौन होगा बताइए तो, ना किसमें आएगा बताइए तो, इसमें पढ़ना, पढ़ना। अच्छा बाहर बारिश हो रही है, तो इसमें बताइए तो कौन सा ना कहाँ पर है बताइए तो, होना, हो रही है, होना, होना, देख रहे हैं ना। इसके बाद बाजार में बम फटा, अब बताइए, फटना हो गया। बच्चा पलंग से गिर गया, गिरना हो गया। तो इसमें ना शब्द आपको रहेगा नहीं, लेकिन खोजना है। तो क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर करें, बाजार में बम फटा, यानी फटना हुआ, फटना क्रिया हो गया। मान लीजिए कि पलंग पर से गिर गया, गिरना क्रिया हो गया। पलंग तो पहले से था, पलंग दोबारा थोड़े ना पलंग जाएगा, पलंग पहले से था, बच्चा भी उस पर था, लेकिन क्रिया कौन सा हो गया, गिर गया। और नहीं गिरता तो क्रिया होता नहीं गिरता। बच्चा पलंग पर सोया, सोना क्या हो गया, सोया, इसलिए क्रिया हो गया। तो पहले से पलंग था, बच्चा भी था उस पर, सिर्फ क्रिया क्या हो गया कि पलंग पर से गिर गया, और नहीं तो सोया। समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से देखिए यहाँ पर समझिए, पढ़ना, खाना, पीना, जाना इत्यादि सब जिसके अंत में ना लगा रहेगा वो हम क्या समझेंगे बताइए। तो शब्द के वाक्य के अंत में देख लेंगे, हम चेक कर लेंगे कि ना है कि नहीं है। तो कोई भी मेरे पास शब्द है और उसमें क्या होना चाहिए, ना होना चाहिए, तो हम क्या समझेंगे बताइए, क्रिया समझेंगे। अब क्रिया का अर्थ होता है करना, क्रिया का अर्थ क्या होता है, करना, इसलिए उसमें करना है तो ना हो गया। प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व होता है। जितने सारे भाषा होता है सबसे ज्यादा क्रिया का महत्व होता है। अगर कोई भी अगर वाक्य है क्रिया उसमें नहीं है, मतलब क्रिया नहीं अगर हो रहा है तो समझिए वाक्य नहीं बन रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि कुछ भी वाक्य लिखे, कुछ भी, जैसे प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जो क्रिया को दर्शा रहे उसे हम क्या करते बताइए, कर्ता कहते हैं। आप कह रहे कि जैसे अली पुस्तक पढ़ रहे हैं, अली क्या कर रहे हैं, पुस्तक को पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना हो गया इसमें। बाहर बारिश हो रही है, होना हो गया। बाजार में बम फटा, फटना हो गया। बच्चा पलंग से गिर गया, यानी गिरना हो गया। ये सभी वाक्य में देखा जाए तो ना आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसे हम लोग क्रिया कहते हैं। अब करें उपयुक्त वाक्य में अली और बच्चा करता है। उपयुक्त वाक्य में अली है और जो बच्चा क्या है, करता है, क्योंकि यही ना करता है आपका। और उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है या किया गया वो प्रक्रिया, जैसे पढ़ रहा है, गिर गया, पढ़ना, गिरना, ये गिर गया। अन्य दो वाक्य में क्रिया की नहीं है। अब कह रहे कि अन्य दो वाक्य में क्रिया की नहीं है, बल्कि स्वतः हुई है। मतलब इसमें क्रिया कहीं ना नहीं दिख रहा है, पढ़ में नहीं दिख रहा है, गिर में नहीं दिख रहा है, तो इसमें है, स्वतः अपने आप से बनाना पड़ेगा। अतः इसमें कोई कर्ता प्रधान नहीं है, इसमें कर्ता कोई प्रधान नहीं होगा। वाक्य में क्रिया का इतना अधिक महत्व होता है कि कर्ता अथवा अन्य योजक का प्रयोग न होने पर भी केवल से ही वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। अगर मान लीजिए किसी वाक्य में ऐसा ना नहीं हो, माने योजक नहीं हो, कोई बात नहीं है, आपको समझना है कि उसमें क्रिया काम करेगी नहीं। जैसे पानी लाओ, अच्छा इसमें वाक्य में कोई भी योजक नहीं है, राम श्याम गीता सीता किसी का भी नाम नहीं लिया जा रहा है, फिर भी इसमें करे पानी लाओ, किसी ना किसी से कहा जा रहा है ना, पानी लाओ, लाओ मतलब लाना, पानी लाओ। चुपचाप बैठ जाओ, बैठना हो जाएगा। इसमें रुको, रुकना हो जाएगा। जाओ,
जाना हो जाएगा। तो इसमें देखिए कुछ ऐसे चीजें स्पष्ट हो जा रहा है, हम लोग पढ़ेंगे वाक्य को, शब्द को पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा, उसमें ना होना चाहिए। ये सब क्या है बताइए, क्रिया है। अतः कहा जा सकता है कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब धातु की परिभाषा पढ़ेंगे, जैसे क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के जो मूल रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं बताइए, धातु कहते हैं। सभी को यहाँ तक लगभग पता होगा। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है, धातु कहते हैं। और मूल धातु में ना प्रत्यय लगाने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। अगर आपके पास कोई मूल्य धातु है तो मूल्य धातु में ना जो प्रत्यय होते हैं उसको लगा देंगे तो हमारा सामान्य रूप बन जाएगा। जैसे इमेजिन करें, जैसे एग्जांपल के तौर पर बोलते हैं, धातु रूप हम एक लेते हैं, धातु रूप हम लेते हैं बोल, पढ़, घूम, लिख, गा, हंस, देख इत्यादि। हम लोग क्या करते हैं, ये सभी चीजें हम लेते हैं, धातु रूप हो गया। अगर हम इसे सामान्य रूप बनाते हैं जिसे बोलचाल की भाषा में, तो हम बोल को क्या करेंगे, बोलना कह देंगे। पढ़ को क्या कहते हैं, पढ़ना। घूम को क्या कहेंगे, घूमना कह देंगे। लिख को क्या कहेंगे, लिखना। गा को गाना, हंस को हंसना, देख को देखना। बहुत सारे आपको आएगा जिसमें क्या करेंगे, ना हम लोग लगा देंगे। तो बोलना, पढ़ना, घूमना ये सब हमारा सामान्य रूप हो गया। धातु रूप इस तरह से होते हैं और समान रूप ऐसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सभी को समझ में आ गया होगा। और क्रिया के भेद देखते हैं तो संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद अलग अलग होते हैं, सबका अलग अलग। तो संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं, तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे भेद। जैसे बहुत सारे भेद होते हैं लेकिन हम लोग 11 भेद को पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे, 11 भेद पढ़ेंगे। तो संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित 11 भेद होते हैं लगभग में, आप देख सकते हैं। जैसे संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, मूल क्रिया, नामिक क्रिया, समस्त क्रिया, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, सजातीय क्रिया और विधि क्रिया। ये लगभग संरचना के प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद है, लगभग 11 होते हैं। और भी बहुत सारे, लेकिन जितना जरूरत चीजें हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। तो संरचना जो होते हैं, बनावट होते हैं, सब अलग अलग आपको देखा जाए तो इसके आधार पर होते हैं। तो सबसे पहले संयुक्त क्रिया, तो यहाँ से आप लोग इसको भेद लिख लीजिए जल्दी से फास्ट में। हाँ, संरचना के प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, यानी सिंपल भाषा में यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग इस पर थोड़ा सा देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ठीक है, ना जब लगता है, ना लगता है तो फिर किस तरह से ना लगता है देखेंगे। जैसे मान लो कि मेरे पास कुछ संज्ञा का रूप है, मेरे पास मान लो कुछ संज्ञा के यहाँ पर रूप है। ठीक है, अब इस संज्ञा में अगर मान लीजिए कि संज्ञा में देखा जाए, संज्ञा शब्द मेरे पास है और कुछ आपका नाम धातु क्रिया है। तो नाम धातु क्रिया का मतलब क्या है, जैसे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, विशेषण हो। अगर कोई भी आपके पास ऐसे शब्द हो, संज्ञा की भी आ जाए, सर्वनाम किया जाए, चाहे विशेषण किया जाए, तो नाम धातु क्रिया जो होते हैं अलग होते हैं और जो संज्ञा सर्वनाम के होते हैं अलग होते हैं। नाम धातु क्रिया में हम क्या करेंगे, नाम धातु जब क्रिया में हम क्या करेंगे बताइए, नाम धातु क्रिया में हम क्या जोड़ देंगे, ना जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ना जोड़ेंगे। तो हमारे पास कोई भी अगर संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण से कहीं से भी शब्द आता है और नाम धातु क्रिया बनाना है, हमें उसे क्रिया धातु बनाना है, तो क्रिया बनाएंगे तो क्या करेंगे बताइए उसमें, हाँ, ना को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब चलिए, जैसे मान लीजिए कि संज्ञा शब्द मेरा सर में है, तो सर में हमने ना जोड़े, क्या जोड़े बताइए, ना, तो शर्माना हो गया। इसी तरह से लोभ में हो गया तो लुभाना हो गया, बात हो गया तो बतियाना हो गया, झूठ हो गया तो झुठलाना हो गया, और लात हो गया तो लतियाना हो गया। इसी तरह दुख हो गया तो दुखाना हो गया। ऐसे करके हमारे पास कुछ संज्ञा के शब्द हैं जिन्हें हम नाम धातु आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम सर्वनाम लेते हैं, जैसे आप लेते हैं, मान लीजिए एक सर्वनाम लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप लेते हैं अपना, तो क्या हो जाता है बताइए, अपनाना, ना इसमें आ रहा है ना। इसी तरह से विशेषण ले लीजिए, तो देखिए विशेषण शब्द में 60 हो गया तो सठियाना हो गया, नाम धातु क्रिया में ना लग गया। अब तुतला हो गया तो ना लगा, तुतलाना हो जाएगा। नरम हो गया तो नरमाना हो जाएगा, गरम हो गया तो गरमाना हो जाएगा, और लज्जा हो गया तो लजाना हो गया। देख रहे सब में ना लग रहा है ना। इस तरह से ना लगाकर हम नाम धातु क्रिया को बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद लालच हो गया तो ललचाना हो गया, कर्ता स्वयं ना काम करे किसको देगा, तो कर्ता, जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं ना करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे, उसे क्या कहते हैं बताइए, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। याद रहेगा सभी को। जैसे काटना से कटवाना, काटना से कटवाना,
करना से कराना, मान लीजिए कि काटेगा खुद से नहीं, क्या करे, कटवाएगा, और करेगा नहीं, खुद से करवाना है, ठीक है ना। एक अन्य उदाहरण इस प्रकार है, जैसे मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, कार साफ तो हो रहा है लेकिन मालिक खुद नहीं करके किससे करवा रहे बताइए, नौकर से। तो साफ तो हो रहा है लेकिन दूसरा वहां पर काम कर रहे हैं। इसी तरह अध्यापिका छात्र से पाठ पढ़वाती है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अध्यापिका खुद छात्र से पाठ पढ़वाती है, अपना से नहीं पढ़ के, ये खुद से पढ़ सकती थी, लेकिन क्या होता है यहाँ पढ़वाने का काम किससे करती है बताइए, छात्र से। काम हो रहा है यहाँ पर लेकिन दूसरे के माध्यम से काम हो रहा है। अब उपयुक्त वाक्य में मालिक तथा अध्यापिका प्रेरणा देने वाले करता है, नौकर तथा छात्र को प्रेरित किया जा रहा है, अतः उपयुक्त वाक्यों में करवाता तथा पढ़वाती प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इसमें प्रेरणार्थक क्रिया कौन है बताइए, तो ये हो गया आपका प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। अब इसी में हम समझेंगे प्रेरणार्थक क्रिया के दो कर्ता होते हैं, कर्ता जो होते हैं दो कर्ता, उसमें दो को होना चाहिए कम से कम कर्ता, तभी होगा। जैसे मान लो एक मालिक हो गया, एक नौकर हो गया ना, उस तरह देखो प्रेरक करता प्रेरणा देने वाले, जैसे मालिक और अध्यापिका, उसमें मालिक थे, इसमें अध्यापिका थे। प्रेरित करता प्रेरित होने वाला, अर्थात जिसे प्रेरणा दी जा रही है, जैसे नौकर था और छात्र था, तो दो उसमें होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रेरणार्थक क्रिया का रूप समझ लेते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया का रूप समझते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप है, प्रेरणार्थक क्रिया का रूप है दो, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है, माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, ये प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होता है। माँ किसके लिए भोजन बना रही है बताइए, परिवार के लिए बना रही है, किसी सदस्य के लिए भोजन क्या करिए, बना रही है। जोकर सर्कस में खेल दिखाता, जोकर क्या करते हैं बताइए, सर्कस में खेल दिखाने का काम करे यहाँ पर। इसके बाद यहीं पर है, रानी अनिमेष को खाना खिलाती है, नौकरानी बच्चे को झूला झुलाती है, ये सब आपको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होते हैं। इन वाक्य में कर्ता प्रेरक बन के प्रेरणा दे रहा है, अतः यह प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण है, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझा गया, सभी प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक होती है, ये पॉइंट आप याद रखें नोट में, ठीक है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होते हैं, माँ पुत्री से भोजन बनवाती है, जोकर सर्कस में हाथी से करतब करवाता है, जो दिखाता है वो जोकर क्या करता है, हाथी से करतब करवाता है, जो भी नाच कुछ भी करवाना हो दिखाना। रानी राधा से अनिमेष को खाना खिलवाती है। अब करें कि माँ नौकरानी से बच्चे को झूला झुलवाती है, स्वयं ना करके देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये द्वितीय हो गया, क्या हो गया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। इन वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा दे रहा है और दूसरे से कार्य करवा रहा है, अतः यहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। अब देखिए प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया दोनों क्रियाएं एक ही में हो रही है, परंतु उनको करने और करवाने के कर्ता अलग अलग है। दोनों एक ही में लेकिन अलग अलग काम हो रहा है। जैसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में प्रत्यक्ष होती है और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया अप्रत्यक्ष होती है, माने सामने से होता है और एक थोड़ा सा घुमाकर होता है, ठीक है। याद रखने वाली बात यह है कि अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक होने का सकर्मक यानी कर्म करने वाली कर्म लेने वाली हो जाती है। याद रखने वाली बात यह है कि अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक होने पर सकर्मक यानी कर्म लेने वाली हो जाती है। जैसे राम लजाता है, वह राम को लजवाता है, राम लजाता है तो स्वयं लजाता है, और लजवाता है तो देखिए किसी कारण से लजा रहे, किसी दूसरे के माध्यम हो गया। प्रेरणार्थक क्रिया सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाएं से बनती है। ऐसे क्रिया हर स्थिति में सकर्मक ही रहती है। जैसे मैंने उसे हंसाया, मैंने उससे किताब लिखवाई, हंसाया भी और लिखवाई भी, देखिए स्वयं ना करके देख रहे ना, दूसरे से करवा रहे। पहले में कर्ता अन्य कर्म को हंसाता है और दूसरे में कर्ता दूसरे को किताब लिखने को प्रेरित करता है। पहले तो स्वयं हंसा दिया बोल के, लेकिन दूसरा में प्रेरित भी कर रहे हैं, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। इस प्रकार हिंदी में प्रेरणार्थक क्रिया के दो रूप चलते हैं, प्रथम में ना का और द्वितीय में वाना का प्रयोग होता है। जैसे प्रथम में चलता है कि ना, जिसमें ना होगा, और दूसरे में कैसे रहेगा बताइए, उसमें वाना का प्रयोग हुआ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर देखिए प्रेरणार्थक क्रिया कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे मूल क्रिया मेरा उठना हो गया, उड़ना चलना देना, तो इसमें हम लोग प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा, उठना तो उठाना हो गया, लेकिन इसमें उठवाना हो गया, वाना द्वितीय में चला गया। फिर अगर उड़ना हो गया तो उड़ाना हो गया, इसमें उड़ाना हो गया लेकिन उसमें क्या होगा, उड़वाना हो गया, किसी दूसरे से ना करे, द्वितीय में चल जाएगा। चलना हो गया तो चलाना हो जाएगा, लेकिन इसमें चलवाना हो जाएगा। इसके बाद देना होगा तो दिलाना है प्रथम में, लेकिन उसमें दिलवाना हो जाएगा। इसी तरह से जीना हो गया, आपको लिखना हो गया, जगना हो गया, सोना हो गया, पीना हो गया, देना धोना हो गया। तो लिखना लिखाना हो गया, लिखवाना हो गया, जगना जगाना हो गया, जगवाना हो गया। खुद नहीं जगा रही है, किसी दूसरे से क्या करिए, जगवा रहे। सोना हो गया तो सुलाना हो गया, अपने से खुद से सुला दिए, और किसी से सुलवाना हो गया कि बोल के जाके उस बच्चे को सुला दो। पीना होगा तो पिलाना होगा, खुद से किसी को पिला देंगे, और नहीं तो होगा पिलवाना हो गया, यानी किसी से माध्यम से पानी दे रहे। देना हो गया, धोना हो गया, रोना हो गया, घूमना पढ़ना देखना खाना, ये सब क्या हो जाएगा बताइए, ये सब आपके प्रथम और द्वितीय में आ जाएगा, ठीक है। अब पूर्वकालिक क्रिया के बात समझते हैं। जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई क्रिया हो जाए तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है, माने पहले ही क्रिया। तो क्या हो जाएगा, दूसरे शब्द में जब करता एक क्रिया के समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की,
पुजारी पूजा किया है कब? नहाकर। पूजा करने से पहले क्रिया हो रहा है ना आपको, नहाना। इसी तरह से देखिए, राखी ने घर पहुंचकर फोन किया। फोन किया है लेकिन कब? घर पहुंचकर। उपयुक्त वाक्य में पूजा की तथा फोन किया मुख्य क्रियाएं हैं। इनसे पहले नहाकर, पहुंचकर। देखिए यहाँ पर फोन किया लेकिन कब? पहुंचकर फोन किया। तो यहाँ पर नहाना हो गया पहले, पहुंचकर क्रियाएं हुई, अतः यह पूर्वकालिक क्रिया होगी। पहले पहले काम करके उसके बाद। अच्छा, फोन किया तो कब किया? पहुंचकर किया ना। फोन किया था कब किया बताइए? पहुंच कर किया। अब यहाँ पे बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक का शाब्दिक अर्थ है पहले समय में हुई। और पूर्वकालिक क्रिया मूल धातु में कर अथवा करके लगाकर बनाई जाती है। कैसे बनाएंगे पूर्वकालिक क्रिया? तो उसके मूल धातु जो अभी है, मूल धातु जिससे मान लीजिए पुजारी हो गया, नहाकर पूजा से, पढ़ना, देखना, खाना, ये सब हो गया ना। तो ऐसे वाक्य अगर आता है तो उसमें हम क्या करेंगे? कर, मूल धातु क्रिया में कर लगाएंगे अथवा क्या लगाएंगे बताइए? करके लगाकर बनाई जाती है। जैसे समझिए यहाँ पर, चोर सामान चुराकर भाग गया। चोर क्या किया? सामान चुराकर भाग गया। व्यक्ति ने भागकर बस पकड़ी। छात्र ने पुस्तक से देखकर उत्तर दिया। मैंने घर पहुंचकर चैन की सांस ली। ये सब वाक्य देख रहे हैं आप लोग, ये सब। अब देखिए पूर्वकालिक कौन सा है आपका? पूर्वकालिक। अच्छा, मैंने घर पहुंचकर चैन से सांस ली। सांस आपको रास्ता में ले रहा था, चैन से सांस ली मतलब रेस्ट, आराम किया ना। तो कहाँ पहुंचकर बताइए? घर पहुंचकर सांस ली। तो यहाँ पर क्या पूर्वकालिक क्रिया हो रही है। मूल क्रिया क्या होता है? जो क्रिया एक ही धातु से बनी होती है, ना तो किसी अन्य धातु से व्युत्पन्न हुई हो और तथा ना ही एकाधिक धातु के योग से बनी हो, उसे मूल क्रिया कहते हैं। इसका मतलब है कि जो क्रिया एक धातु से बनी है, किसी का संपर्क में नहीं आता। जैसे चलना, पढ़ना, लिखना, आना, बैठना, ये सब क्या है बताइए? ये सब आपका मूल क्रिया हो गया। जैसे उसने पत्र लिखा, रमेश आया, मोहन खेला। आप खुद से काम कर रहे ना, इसमें कोई दूसरा तो क्रिया ही नहीं रहे। मैंने खाया, मैंने पढ़ा, मैंने लिखा, स्वयं होगा। तो ये कौन सा क्रिया होगा बताइए? मूल क्रिया हो गया। नामिक क्रिया क्या होते हैं? संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों के आगे क्रिया लगाकर, क्रिया लगाने से बनी क्रिया को नामिक क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा, विशेषण आदि शब्द होगा, उसके आगे क्रिया लगा देंगे। जैसे यहाँ पर समझिए, दिखाई देना, दाखिल होना, देख रहे हैं ना, इसमें लगा दिया ना। होना तो है, सुनाई पढ़ना, देख रहे हैं ना। हम क्रिया क्या करें? हम आगे शब्दों के पहले क्या करें? क्रिया लगाते हैं। तो कोई भी विशेष, संज्ञा, विशेषण आदि शब्द के आगे क्रिया लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पर इस तरह से आदि क्रिया के रूप देना, होना, पढ़ना आदि क्रियाएं हैं। इसे मिश्र क्रिया भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दो है, एक से अधिक तो मिश्र कहा जाता है इसे। अब देखो समस्त क्रिया, जो क्रिया दो धातु के योग से संपन्न हुई हो तथा जिसमें दोनों धातु का अर्थ बना रहे, उसे समस्त क्रिया कहते हैं। क्योंकि एक से अधिक इसमें भी तो हो रहा है ना। खेल कूद, उठ बैठ, देखो इसमें भी दो हो रहे हैं। चल फिर, मार पीट, क सुन, देख रहे हैं। ऐसे क्रिया में क्या हो जाएगा? ये समस्त क्रिया हो जाएगा। सामान्य क्रिया किसे कहते हैं? जब किसी वाक्य में एक क्रिया क्या प्रयोग, जब किसी वाक्य में एक की क्रिया का प्रयोग हुआ हो, उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। एक क्रिया का हो, एक से ज्यादा नहीं। जैसे लड़का पढ़ता है, पढ़ना, देख रहे हैं ना इसमें। इसके बाद सहायक क्रिया, सहायक मतलब समझ रहे हैं, मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जो मूल क्रिया है उसके साथ कोई क्रिया अगर आता है तो सहायक करता है। वो फिसला, देखिए वो फिसला, इसमें देखिए वो फिसल गया, वो फिसल गया है, देख रहे इसमें दो, वह फिसला। उपयुक्त तीनों वाक्य में फिसलना मूल क्रिया है। पहले वाक्य में क्रिया एक ही शब्द है, फिसला। दूसरे शब्दों में क्रिया दो शब्द की है, फिसल गया और फिसल गया। तो यहाँ पर फिसल गया सहायक क्रिया। इसी प्रकार तीसरे वाक्य में गया है यानी सहायक क्रिया। फिसल गया, फिसला है तो इसमें सहायक क्रिया हो गया। अब हिंदी में चल, पर, रुक, आ, जा, उठ, दे, बैठ, बन, ये धातु के प्रयोग से सहायक क्रिया भी होती है। ठीक है। अब आता है सजातीय क्रिया। जब कुछ अकर्मक और सकर्मक क्रिया के साथ उनके धातु की बनी है भाववाचक संज्ञा के प्रयोग हो तो सजातीय क्रिया कहते हैं। इसमें भाववाचक होना चाहिए सजातीय में। भारत ने लड़ाई लड़ी, हमने खाना खाया, वो अच्छी लिखाई लिख रहा है, यानी अच्छी लिखाई लिख रहा है, लिखना जो होता है अच्छा लिखाई लिख रहा है। तो भारत ने लड़ाई लड़ी, इसमें देखिए सकर्मक क्रिया है, लड़ी, और ये धातु से भाववाचक संज्ञा से बनती है। ठीक है। उसने मान लीजिए कि उसने अच्छा तरह से पढ़ा, उसने बहुत तेज दौड़ा, बहुत सारे प्रकार के कुछ लिख सकते हैं यहाँ पर। तो भारत ने लड़ाई लड़ी, यहाँ पर अब विधि क्रिया आता है। जिस क्रिया से किसी प्रकार के आज्ञा का पता चले उसे विधि क्रिया कहते हैं। आज्ञा होना चाहिए, यहाँ चले जाओ, आज्ञा हो रहा है ना इसमें। इसके बाद आप काम करते रहिए, मतलब आपको सजेशन दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? विधि क्रिया। आपको विधि बताया जा रहा है। लोग को समझ में आ गया होगा।